अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जहां किया जाता है ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। एप्लीकेशन नंबर 3 के नाम पर, यानी बायो सावर्ट नियम का अनुप्रयोग अनुप्रयोग नंबर 3। इस एप्लीकेशन नंबर 3 या अनुप्रयोग नंबर 3 में हम यहाँ पर देख सकते हैं, हेडिंग है बी फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर, यानी किसी वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। इस हेडिंग से क्लियर है कि अगर कोई सर्कुलर कंडक्टर जो करंट लिए जा रहा है तो उसके एक्सियल पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। इस टास्क को पूरा करने के लिए हम जिस डायग्राम का हेल्प लेंगे वो डायग्राम हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस डायग्राम में इस शेप को जो हम देख रहे हैं इसे हम एज्यूम करेंगे सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर इस कंडक्टर से होकर के जो करंट पास कर रहा है वो आई दिखलाया जा रहा है। इस करंट का डायरेक्शन इस कंडक्टर में जो हम समझ सकते हैं वो क्लॉकवाइज है। अब इस कंडक्टर की वजह से जो करंट लिया जा रहा है इसके एक्सिस पर, एक्सिस कौन है, इस कंडक्टर का पॉइंट ओ, यहाँ जो हम देख रहे हैं पॉइंट ओ, ये सेंटर है और इससे राइट साइड में जाता हुआ ये लाइन ये एक्सिस है, यानी कि अक्ष है। तो इस एक्सिस पर ही एक पॉइंट ले रहे हैं हम पी। तो इस एक्सिस पर लिया हुआ पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, हमें इसी को डिराइव करना है, हमें इसी को पता करना है। अब हम ये किस तरह से करेंगे, अब इसी के लिए हमें बायो सावर्ट लॉ का हेल्प लेना है। बायो सावर्ट लॉ जो हमें बताता है कि किसी भी कंडक्टर से अगर कोई करंट पास करता है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा इस एक्सप्रेशन से जो यहाँ पर हम मेंशन करने जा रहे हैं। बायो सावर्ट लॉ को यूज करने से, यानी बायो सावर्ट नियम से, बी फील्ड किसी भी पॉइंट पर जो हो सकता है, जो दिया जा सकता है, वो है ये dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में कौन क्या मीनिंग रखता है वी आर ऑलरेडी नोन टू देम। फिर भी यहाँ पर हम दोहरा लेते हैं एक बार। आईडीएल ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट यहाँ पर डायग्राम में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आईडीएल जो कंडक्टर ये हम देख रहे हैं, इसी कंडक्टर का ये एक स्मॉल पीस है जो हम देख रहे हैं आईडीएल के नाम से। साइन थीटा, थीटा करंट एलिमेंट, और जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं पता करने के लिए, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को मिलाने वाला लाइन के साथ ये करंट एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा उसी को इंडिकेट करता है, उसी के लिए यूज किया जाता है। तो हम साइन थीटा देखेंगे यहाँ पर कितना है, लेकिन फिलहाल थीटा का मीनिंग यही है, हम यही जानते हैं। आर, आर करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, वहां से कितना डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करता है ये आर। तो अब हम यहाँ पर इन सबों को यहाँ पर देख करके समझ सकते हैं कि आईडीएल, तो अभी हमने कहिए दिया कि ये आईडीएल करंट एलिमेंट है और पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी को मिलाने वाला लाइन ये है जिसे हम यहाँ पर आर से इंडिकेट कर रहे हैं। तो आर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया, यानी डिस्टेंस हो गया पॉइंट पी का करंट एलिमेंट से। धारा अवयव से इस बिंदु पी की दूरी हो गई आर। अब उसके बाद थीटा, थीटा को अभी हमने कहा कि करंट एलिमेंट के साथ, करंट एलिमेंट के साथ जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए, वो लेंथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, उसी को एक्सप्रेस करता है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कहाँ है, हम यहाँ मेंशन कर दें, ये करंट एलिमेंट है इस तरह से, और ये है आर इस तरह से। नेचुरली इस करंट एलिमेंट के साथ ये लाइन जो एंगल बना रहा है वो एंगल यही है। ये एंगल कितना होगा, हम इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग से हम इफर्ट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ी देर के लिए हम इस कंडक्टर वायर को ले रहे हैं और मान लेंगे ये सर्कुलर शेप में है, वृत्ताकार है। तो अब इसमें जो करंट पास कर रहा है, हम इस डायग्राम में क्लॉकवाइज ले रहे हैं करंट के लिए डायरेक्शन। तो हम इसमें
ये डायरेक्शन अगर हम चुन लें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा करंट के पास करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें से हम एक छोटा सा हिस्सा हम ये ले रहे हैं। अगर ये हम छोटा सा हिस्सा लें तो ये हिस्सा, ये लेंथ ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, और ये लेंथ अगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा तो इस लेंथ को जब हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही लेंथ IDL का काम करेगा, और ये IDL हमारे लिए करंट एलिमेंट होगा, यानी धारा अवयव होगा, राइट। अब इस कंडक्टर वायर का यहाँ पर बीच में जो होगा पॉइंट, वो सेंटर होगा, केंद्र होगा। वहां से ये लाइन इस तरह से अगर आए तो ये एक्सिस होगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देते हैं, ऐसे। अब घुमाने के बाद अब कंडक्टर वायर ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसमें अब जो एक्सिस होगा अब ऐसे जा रहा है, तो इसको अगर इस तरह से कर दिया जाए, इस कंडक्टर वायर को बिल्कुल इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं, ऐसे कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो एक्सिस होगा तो वो अब राइट साइड जाएगा। अब अगर वही राइट साइड जाने वाला एक्सिस है तो हम इस एक्सिस को हम मान सकते हैं, वो अगर ये एक्सिस हम मान सकते हैं तो फिर इसका जो हम करंट एलिमेंट लेने जा रहे हैं एक स्मॉल लेंथ लेकर के, वो लेंथ के साथ ये जो लाइन है वो किधर है उसको हम अब समझ लें। इसके लिए हम एक स्केल का हेल्प ले रहे हैं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ इसका जो हम स्मॉल लेंथ ले रहे हैं करंट एलिमेंट के नाम पर, इसके साथ ये स्केल जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें ये समझना है कि अगर इस स्केल को इस पोजीशन से हम नीचे की तरफ झुकाएं या हम इस पोजीशन से इसको ऊपर की तरफ उठाएं, तब कितना का एंगल बनेगा, हमें अब ये समझना है। इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको हम चेंज करते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं दूसरी तरह से। हम इस पेन का हेल्प लेंगे इसके कैप के साथ। ये कैप मान लेते हैं कि इस कंडक्टर का जो हम स्मॉल लेंथ ले रहे हैं करंट एलिमेंट के नाम पर वो है, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, पार्ट है, वो ये हम जो अभी स्केल ले रहे थे उसके लिए है। तो अगर हम इस पेन को इस तरह से रखते हैं तब हम क्लियरली कह सकते हैं, अब कह देते हैं कि यहाँ इसके साथ ये जो कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है, वो 90 डिग्री का बना रहा है। अगर हम इस पेन को इस पोजीशन से ऊपर की तरफ उठावें या इस पोजीशन से नीचे की तरफ झुकाएं, तब कितना का एंगल बन रहा है, हम कैसे जवाब देंगे? तो उसके लिए हम यहाँ देखेंगे कि इसका पोजीशन चाहे इसमें रहे या फिर ऐसे रहे, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके साथ इसका, तो वो एंगल तो अभी भी वही है। अगर हर पोजीशन में वही एंगल रहेगा तो फिर ये एंगल कितने का हुआ? चूंकि ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री ही रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये जो लाइन है, ये करंट एलिमेंट के साथ ये अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इस डायग्राम में भी यहाँ ये जो करंट एलिमेंट है इस लाइन R के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो कितने का होगा? ऑफ कोर्स 90 डिग्री का होगा। बस यही चीज हम यहाँ पर स्केल से भी जो कंडक्टर वायर लेकर के हम चल रहे थे अंडरस्टैंड करने के लिए, यही चीज यहाँ भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं वंस अगेन यहाँ पर। तो अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऑब्वियस हो गया। तो करंट एलिमेंट और ये R के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री होने के बाद, क्लियर होने के बाद, यहाँ पर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री से। ओके, थीटा को 90 डिग्री से रिप्लेस करने के बाद इस एक्सप्रेशन से हम पाते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IDL साइन 90 डिग्री बाई R स्क्वायर। बट साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो 1 से रिप्लेस करने के बाद अब हमें ये जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IDL बाई R स्क्वायर। ये R स्क्वायर को भी हम इस डायग्राम में देख करके कह सकते हैं, इस कंडक्टर के लिए ये R जो हम देख रहे हैं, ये R ये रेडियस है, त्रिज्या है, और यहां से यहां तक का लेंथ जो हम देख रहे हैं वो x से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। चूंकि ये लाइन इस सर्कुलर कंडक्टर का एक्सिस है, इसलिए ये एक्सिस इस सर्कुलर कंडक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा इसलिए ये लाइन इस रेडियस के साथ कितना का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये सिंबल जो हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री को ही एक्सप्रेस कर रहा है। तो अब ये हमारे लिए एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल,
यानी कि समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये R एक साइड हो गया और ये X दूसरा साइड हो गया जो राइट एंगल बना रहा है, और ये जो R है थर्ड साइड, तीसरा साइड, वो इस 90 डिग्री के सामने का साइड है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को दिया जाता है बाकी जो दो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये R जो है वो दिया जाएगा इस R का स्क्वायर और इस X का स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से। क्लियर? यहाँ पर ये R इस सर्कुलर कंडक्टर का रेडियस है और ये R इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P, जो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, इसके बीच की दूरी है, उसका लेंथ है। क्लियर है? तो अब हम इस R को इस एक्सप्रेशन से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। वी डू इट। R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस R स्क्वायर के लिए हमने यूज किया है। चूंकि इस R स्क्वायर में जो R का वैल्यू होगा वो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये R इक्वल हो रहा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, इसलिए अगर हम इस R का स्क्वायर करें तो राइट साइड से जो स्क्वायर रूट है वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद हमें जो मिलेगा वो सिर्फ यही मिलेगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए ये हमारे लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब सवाल ये रहा कि ये अगर वैल्यू दे देगा तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन का पता करने के लिए हमें हेल्प लेना होगा या तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल का या फिर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का। हम पहले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल का हेल्प। क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से हम देखते हैं आईडीएल और आर, ये दोनों को हम एक वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं बायो-सावर्ट लॉ में। तो इन दोनों को रखने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन पर परपेंडिकुलर जो होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर वो डायरेक्शन होगा उस प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो अब पहले उस प्लेन को हम यहाँ पर सर्च करते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो प्लेन कौन है। उस प्लेन को समझने के लिए वंस अगेन हम हेल्प लेंगे उस कंडक्टर वायर का जो थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था। यही वो कंडक्टर वायर है जिसे हमने लिया था। इस कंडक्टर वायर से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता था वो इस डायरेक्शन में हमने लिया था। अब इसको हम इस तरह से हम बोर्ड के प्लेन पर ला रहे हैं। जब बोर्ड के प्लेन पर हम इस तरह से लाएंगे तो ये कंडक्टर वायर परपेंडिकुलरली इस पर दिख रहा है। यहाँ पर डायग्राम में जो डैश्ड लाइन दिख रहा है वो इसी पोजीशन को, जो इधर वाला पोजीशन है कंडक्टर वायर का, उसी पोजीशन को ये दिखला रहा है, उसी पोर्शन को दिखला रहा है। और ये जो फ्रंट पोर्शन दिखला रहा है वो इसमें डार्क लाइन को दिखला रहा है। क्लियर? तो अब इसमें जो हमने स्मॉल लेंथ लिया था करंट एलिमेंट के नाम पर, वो करंट एलिमेंट यहाँ पर आइडियल है। तो यहाँ पर जब आइडियल है तो ये करंट एलिमेंट ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड हो रहा है, इंटर कर रहा है। अब उसके साथ ये जो लाइन हम देख रहे हैं करंट एलिमेंट के साथ, जो ये लाइन देख रहे हैं आर के नाम पर, ये एंगल जो बना रहा है 90 डिग्री, वो लाइन यहाँ पर किस तरफ जा रहा है अब हम इसे समझ लें। तो इसके साथ वो स्केल हमें लेना होगा जो स्केल हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। वो स्केल ये हो गया। वो स्केल अगर हम ये ले लेते हैं तो अब इस स्केल को रखने वाला और इस करंट एलिमेंट को रखने वाला, जो दोनों को रखने वाला प्लेन होगा, हमें अब उस प्लेन को एज्यूम करना चाहिए। मान लीजिए वो प्लेन हम इस हैंड से हम शो कर रहे हैं, इसी हैंड में दोनों ये स्केल और ये करंट एलिमेंट दोनों आ जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पर, जो हाथ हम ले रहे हैं इस हैंड पर, परपेंडिकुलर किस तरह से आता है। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम शो करने के लिए हम उस पेन का हेल्प लेंगे। अब हम इस हाथ पर इस पेन को अगर इस तरह से रख दें तो ये परपेंडिकुलरली दिख रहा है। तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये आर और ये करंट एलिमेंट रखने वाला प्लेन पर ये परपेंडिकुलरली हुआ। अब ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस एक्सिस के साथ कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, अब हमें ये समझना चाहिए। इसके लिए हम एक और पेन का हेल्प लेते हैं। अब हम ये सेकंड पेन ले रहे हैं इस एक्सिस को समझने के लिए। ये एक्सिस जो यहाँ पर दिख रहा है राइट वार्ड, तो हम रेड पेन को ले रहे हैं राइट वार्ड एक्सिस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये रेड पेन इस एक्सिस के अलोंग हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन हुआ इस एक्सिस पर इंक्लाइंड हो गया।
अब हम दोनों को इस तरह से समझ सकते हैं, इस हाथ पर ये जो ब्लू पेन दिख रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो रेड पेन दिख रहा है वो एक्सिस को शो कर रहा है, राइट। तो अब हमें इन दोनों के बीच का एंगल हमें दिखलाना है। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं और उस लाइन से इस मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखलाएंगे। वो लाइन इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल हम यहाँ पर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, जैसे फाई मान लिया। इस एंगल को हमने फाई मान लिया। तो इस एंगल को फाई एज्यूम करने के बाद अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो पी की तरफ आता हुआ दिखला रहे हैं, अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे। बायो सावर्ट लॉ को हम रिकॉल करें अगर, तो उस बायो सावर्ट लॉ के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, आईडीएल को हम रोटेट करते हैं वेक्टर आर की तरफ। यहाँ पर जो हम करंट एलिमेंट ले रहे हैं आईडीएल, उसका डायरेक्शन किधर है? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। और इस आर का डायरेक्शन किधर है? बोर्ड के प्लेन में इस तरह आ रहा है। तो अगर हम आईडीएल को, जो ये आईडीएल है, पेन हमारे लिए थोड़ी देर के लिए आईडीएल का काम कर सकता है, तो इस आईडीएल को अगर हम रोटेट करें ऐसे आर के तरफ, तो ये रोटेशन जो होगा वो किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जब आते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड डिटरमाइन होता है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो इस वजह से यहाँ पर वेक्टर आर और वेक्टर आईडीएल का प्लेन जो होगा, अभी हमने इस हाथ को लिया था, तो इस हाथ पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड डिटरमाइन होगा। इसीलिए यहाँ पर डीबी का डायरेक्शन हम पॉइंट पी की तरफ इनवर्ड आता हुआ दिखला रहे हैं। क्लियर? अब हम इसको क्लियर करने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर एक करंट एलिमेंट आईडीएल लिया था, उसी तरह से ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट को हम एज्यूम करने जा रहे हैं। जब हम ऐसा कोई करंट एलिमेंट यहाँ पर एज्यूम करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये भी आइडियल है, इस आइडियल करंट एलिमेंट जो होगा, उस करंट एलिमेंट की वजह से इसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, वो वैल्यू तो फिर इसी से दिया जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग जितने भी पैरामीटर्स हैं सब जो इसमें हैं वही इसके लिए भी होंगे। डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन के लिए अगर हम आए तो हम इस पॉइंट को, जो मिड पॉइंट बनने वाला है, इसको हम यहाँ से यहाँ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन करने के बाद अब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ठीक इस पर और यहाँ जो करंट एलिमेंट है उस पर, दोनों को रखने वाला प्लेन पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो ठीक इसी तरह से बनेगा जैसे हमने इसके लिए, इस करंट एलिमेंट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो किया है, और इस केस में ये ऐसे होगा, इस तरह से। तो अब हम अगर देखें कि इसके जस्ट अपोजिट करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन रहा था वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो अब हम इन दोनों डायग्राम का हेल्प से कह सकते हैं कि इस डीबी का अगर हम कंपोनेंट फाइंड आउट करें, निकालें, तो एक कंपोनेंट हम निकालेंगे इस एक्सिस के अलोंग में, और एक कंपोनेंट हम निकालेंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक उसी तरह से जो यहाँ पर करंट एलिमेंट ले रहे हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो इसका भी हम एक कंपोनेंट निकालेंगे इसी एक्सिस के अलोंग में, और एक कंपोनेंट निकालेंगे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब रही बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड का जो हम डायरेक्शन देख रहे हैं फाई, उसी एंगल पर बन रहा है या उस एंगल से डिफरेंट पर बन रहा है। चूंकि यहाँ पर पैरामीटर सब के लिए सेम टू सेम है, इसलिए जो एंगल यहाँ फाई बनता हुआ देख रहे हैं वही एंगल हम इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर भी वही एंगल अगर रहेगा तो ये भी फाई रहेगा, तो इस डीबी का जो डायरेक्शन होगा, अब इसका और इसका दोनों का ही हम कंपोनेंट निकालेंगे। पहले हम इस डीबी का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इस एक्सिस और इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर हम इस डीबी का कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं इस एक्सिस और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हुए हम आते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ डीबी, यानी डीबी का घटक को पता करने के लिए, जिसमें हमने फर्स्ट कंपोनेंट लिया है डीबी कॉस फाई। पहला घटक है डीबी कॉस फाई। किस तरफ है? अलोंग द एक्सिस इनवर्ड, एक्सिस के अलोंग, अंदर की तरफ, यानी कि अक्ष के अनुदिश अंदर की ओर।
तो हम पहले इस डीबी के लिए आते हैं कंपोनेंट लेने को। एक्सिस अगर ये है तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा, ये जो कंपोनेंट है डीबी कॉस फाई, वो दाएं से बाएं साइड में होगा, इस तरफ एरो हम देंगे ऐसे। और उसके बाद सेकेंड डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई इसका डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर द एक्सिस इनवर्ड। तो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर ऐसे, उसका हम देंगे इनवर्ड डायरेक्शन दिखलाने के लिए एरो हम नीचे की तरफ देंगे ऐसे। ये दोनों डायरेक्शन हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो डीबी कॉस फाई कंपोनेंट था इसका डायरेक्शन हमने इस एरो से दिखला दिया, राइट टू लेफ्ट टुवर्ड्स पी। और जो डीबी साइन फाई, जो डीबी साइन फाई यहाँ पर देख रहे हैं, इसके डायरेक्शन को हम इस लाइन से दिखला रहे हैं एरो नीचे की तरफ करके। इसलिए अब हम इसको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं यहाँ पर डीबी साइन फाई। अब इसके बाद आते हैं हम इस डीबी के कंपोनेंट पर। तो इस डीबी का कंपोनेंट भी ठीक इसी तरह से, जिस तरह से इस डीबी का कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किया है, इसका भी फाइंड आउट करेंगे। इस डीबी का जो दो कंपोनेंट हम लेंगे, उसमें से एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस होगा टुवर्ड्स पी, उसको हम दिखला रहे हैं सिर्फ एक एरो को इंक्रीज करते हुए। डीबी कॉस फाई पहले वाला था, डीबी कॉस फाई ये भी होगा। दूसरा कंपोनेंट जो डीबी साइन फाई है, उसको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं डीबी साइन फाई इस लाइन से। तो अब ये डीबी साइन फाई जो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलरली आता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स पी, अब इसको और जो इस डीबी का जो कंपोनेंट था एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये डीबी साइन फाई, ये इसको दोनों को अब हम कंसीडर करते हैं। क्लियरली हम देख करके कह सकते हैं डायग्राम से कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दोनों वैल्यू में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों को हम इस इक्वेशन के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फिर दोनों का वैल्यू इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एग्जैक्टली तो इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं रहा, यानी कि जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं रहा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में। तो सिर्फ इफेक्टिव कौन रहा, ये डीबी कॉस फाई, ऑफ कोर्स ये ही इफेक्टिव रहा, डीबी कॉस फाई ही इफेक्टिव रहा। तो अब हम कह सकते हैं कि इस पूरे कंडक्टर की वजह से जहां कहीं भी हम करंट एलिमेंट लेंगे, उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्सिस वही इफेक्टिव डायरेक्शन देगा। अगर वही इफेक्टिव डायरेक्शन देगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो भी बनेगा पॉइंट पी पर, उसका डायरेक्शन इसी एक्सिस के अलोंग होगा। और इस करंट की वजह से जो क्लॉकवाइज में है, उस करंट की वजह से इस एक्सिस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यस, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा उसका डिटर्मिनेशन। क्लियर हो गया। अब आते हैं मैक्सवेल रूल जो है, मैक्सवेल का थंब रूल, उसके हेल्प से इसके डायरेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। उसमें हम जानते हैं कि कॉइल को, जो कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको देखते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो एक बार फिर से हम उस कंडक्टर वायर को लेते हैं और उसको हम लेकर के अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यही कंडक्टर था हमारे लिए। अगर यही कंडक्टर था तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही करंट पास कर रहा है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है कॉइल के फॉर्म में, उस केस में आप इन फिंगर्स को इस कॉइल पर सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद थंब के डायरेक्शन को देखिए। तो ऐसे सेट करने के बाद अब हम थंब को देखेंगे। तो थंब हमारे लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? थंब हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। एग्जैक्टली। अब इसी को हम इस तरह से चेंज करते हैं डायरेक्शन में ऐसे। तो अब ये कॉइल हो गया ये, और करंट हो गया इसके डायरेक्शन में पास करता हुआ। तो ये फिंगर्स दिखला रहा है करंट के डायरेक्शन को। तो करंट का डायरेक्शन इससे अगर हम शो कर रहे हैं तो ये थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो शो कर रहा है थंब, अब हम इसको कंपेयर करते हैं इस एक्सिस से। क्या ये थंब इस एक्सिस के अलोंग इनवर्ड नहीं है? एग्जैक्टली है। तो इससे भी ये साबित हो गया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस एक्सिस के अलोंग इनवर्ड होगा। दोनों ही रूल से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जस्टिफाई कर। हम आते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हम हेल्प लेंगे इस इक्वेशन 1 का।
टोटल बी फील्ड एट पी, यानी पी पर कुल बी क्षेत्र जो दिया जा रहा है बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस फाई से दिया जा रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो भी कंपोनेंट होगा किसी भी करंट एलिमेंट का अलोंग द एक्सिस वही इफेक्टिव होगा। अगर वही इफेक्टिव होगा तो फिर हम इस करंट एलिमेंट का जो कंपोनेंट डी बी कॉस फाई हम ले रहे हैं उसको हम ले करके जितना भी इसमें करंट एलिमेंट हो सकता है सबका हम लें तो ऐसा ही डी बी कॉस फाई आएगा, तो सबका डी बी कॉस फाई को हम ऐड करें, ऐड करने का काम ये इंटीग्रेशन कर रहा है, करेगा। तो अब हम यहाँ पर dv का वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पर रखे हैं वो यहाँ पर रख दें और cos फाई इस डायग्राम से हम डिसाइड कर लें कि cos फाई को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम ये दोनों काम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। dv को हमने रिप्लेस कर दिया, इक्वेशन 1 के हेल्प से हमने रिप्लेस किया है म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन 1 में है। अब रहा सवाल cos फाई का। cos फाई के लिए आते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि जो एंगल यहाँ पर फाई ले रहे हैं ये एंगल इस एक्सिस के साथ बनता हुआ दिखला रहे हैं डीबी का। ठीक ये लाइन जो हम दिखला रहे हैं एक्सिस पर परपेंडिकुलर, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो 90 माइनस फाइव हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव हो जाएगा तो फिर वंस अगेन हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, ये डीबी इस लाइन आर पर परपेंडिकुलर है। हमने यही ना कहा था कि इस प्लेन पर जो आईडीएल और आर दोनों को रखने वाला ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, लाइन आर ये है, तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से हम फिर कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव हो रहा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 में से 90 माइनस फाइव को माइनस करने से जो आएगा वो होगा। और 90 माइनस अगर हम 90 माइनस फाइव करते हैं तो कितना आएगा, सिंपल कैलकुलेशन कह रहा है कि 90 माइनस 90 प्लस फाइव ये हो जाएगा अगर, तो 90 माइनस 90 कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, ये फाइव जो यहाँ पर दिखला रहे हैं वही ना, ये फाइव, तो ये एंगल फाइव होगा। अगर ये एंगल फाइव होगा तो फिर से हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री हमें ये हेल्प कर रहा है इसको डिसाइड करने में कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल जो होगा वो वंस अगेन 90 माइनस फाइव हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव हो जाएगा तो फिर इस लाइन आर का यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर इसके साथ वो कितना होगा, वंस अगेन हम कह सकते हैं फाइव। तो अब जा तो हम 90 माइनस फाइव इसी को यूज करते हुए हम प्रोसीड करें या फिर यहाँ पर जो फाइव आ रहा है उसको हम यूज करते हुए प्रोसीड करें, इट डिपेंड्स ऑन अस। हम यहाँ पर इस एंगल को ले रहे हैं, राइट। cos फाइव को हमने रिप्लेस कर दिया r बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। यहाँ पर अगर आते हैं एंगल फाइव को लेकर के तो इस एंगल फाइव के लिए ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। इस हाइपोटेन्यूज r का वैल्यू यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए बेस r को हम यूज करते हुए r बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ले रहे हैं और रिप्लेस कर रहे हैं cos फाइव। अब हम इसके बाद जो करते हैं वो इसमें जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में एज फैक्टर उसे हम आउट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो होगा ही होगा। आई पूरे कंडक्टर के लिए सेम है इसलिए आई भी उसके लिए कांस्टेंट होगा, बाहर कर लिए। ये आर कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर लिए। पूरे कंडक्टर के लिए पॉइंट पी हर जगह से इक्वी डिस्टेंट होगा तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो भी कांस्टेंट है इसलिए उसको भी हम आउट करेंगे। तो अब हम लिखेंगे अंडर रूट और इतने क्वांटिटी को जो कांस्टेंट है उसको एज कांस्टेंट आउट करते हुए सिर्फ जो डी एल है यही वेरिएबल है इस कंडक्टर के लिए, तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरली चूंकि कंडक्टर सर्कुलर है इसलिए पूरे कंडक्टर का जो हम ले रहे हैं डीएल तो स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, सभी स्मॉल लेंथ का टोटल लेंथ ही इसका इंटीग्रेशन होगा। तो टोटल लेंथ कितना होगा, इस सर्कुलर लेंथ के लिए टोटल लेंथ कितना होगा,
इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई आर से। तो ये आया 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का फुल वैल्यू ये हुआ 2 पाई आर। अब हम वंस अगेन इस b को जो हम यहाँ पर ला रहे थे इस एक्सप्रेशन से अब यहाँ पर रिपीट करते हैं। b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 इंटू 2 पाई आर। ये यहाँ पर पावर 3 कैसे होगा ये भी समझ लें। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर आर स्क्वायर अगर हम लिखें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको, तो हम ये कह सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये। तो अब इसका स्क्वायर ये, और ये एक और है टर्म है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये एक और है। तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये पावर 2 है और इसका पावर हम कह सकते हैं कि ये पावर 1 है। तो वो पावर 1 और इसका पावर 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3 पावर 3। तो यही पावर 3 यहाँ पर लाया गया है। तो अब टोटल वैल्यू b के लिए जो हो रहा है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 और इंटू 2 पाई आर, यही हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसे सिंप्लीफाई करने से पता चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में 2 पाई से 4 पाई को 2 टाइम्स में हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब कैंसिलेशन के बाद हमें जो मिलता है वो b इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई और ये r मिलकर के आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करने के बाद ये अगर हम स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं शो करें तो फिर इसके बदले में हमें पावर हाफ देना पड़ेगा। तो पावर हाफ वो और ये पावर 3 किस तरह से एडजस्ट होगा, 3 इंटू हाफ करके हो जाएगा। तो 3 इंटू हाफ का मतलब होता है 3/2। 3/2 यहाँ पर हम दे देंगे ये। तो अब हमें b इक्वल टू मिल गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल पावर 3/2 ये। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, यही है इस p पॉइंट पर इस पूरे कंडक्टर से जो करंट पास कर रहा है उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही है। तो यही है, अब ये हमें रिजल्ट मिल गया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े यहाँ पर कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। लेट्स सी रिमार्क्स नंबर 1 में b इक्वल टू हम यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर 2 पाई से हमने 4 पाई को कैंसिल किया था 2 टाइम्स में। अगर नहीं कैंसिल करते तो फिर हमें क्या मिलता, हमें मिलता म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई आर ये और 2 पाई आर ये, जिसमें 2 और i को हम अगर अलग कर ले तो पाई आर ये और आर ये पाई आर स्क्वायर हो जाता। यही पाई आर स्क्वायर यहाँ हमने लिखा है, 2 को यहाँ कर लिया, i यहाँ रख दिया। तो 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई यहाँ पर करने के बाद पाई आर स्क्वायर बाई जो डिनोमिनेटर था अभी भी ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। लेकिन इस पाई आर स्क्वायर के बदले में हम a लिख सकते हैं। यह a है क्या, यह a इस सर्कुलर कंडक्टर के लिए एरिया का काम करेगा जो पाई आर स्क्वायर से दिया जाएगा। क्लियरली हम a को इसी के लिए रिप्लेस कर रहे हैं। तो फिर हमें b इक्वल टू जो मिलेगा वो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स आई ए बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 ये हमें मिलेगा। तो रिमार्क्स में पॉइंट नंबर 1 ये हुआ। पॉइंट नंबर 2 में हम अगर ये एज्यूम कर लें, मान लें जो रेडियस हम ले रहे हैं कंडक्टर वायर के लिए वो अगर कम है इस x के कंपैरिजन में, जो पॉइंट हम ले रहे हैं p सेंटर से जो डिस्टेंस है p का उसके लिए अगर उससे ये काफी कम है ना, r मच लेस देन x, इसके माने यही हुआ माने x से बहुत कम है r। तो उस केस में आर स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर के वैल्यू से और भी कम होगा और ये इतना कम होगा कि उसके कंपैरिजन में हम आर स्क्वायर को लिखें या ना लिखें, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू होगा वो अकेले जो एक्स स्क्वायर होगा ऑलमोस्ट उतना के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, और अगर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा ऑलमोस्ट में तो फिर हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, लेट्स सी इस एक्सप्रेशन से
इस एजम्पशन की वजह से हमें ये रिजल्ट मिलता। इसमें जो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 देख रहे हैं, उसको हम एक्स पावर 3 से रिप्लेस कर रहे हैं। किस तरह से? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होता। अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर जो अंडर ब्रैकेट टर्म्स है सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 रह जाएगा। तो पावर 3/2 रहने की वजह से हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू पावर तो मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे के साथ, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में और रह जाएगा ओनली 3, तो एक्स पे पावर 3 रह जाएगा और इसीलिए यहाँ पर ओनली एक्स पे पावर 3 रहा। तो ये रिजल्ट है कब? जब कंडक्टर का, सर्कुलर कंडक्टर का रेडियस जो डिस्टेंस ले रहे हैं पॉइंट का, उसके कंपेरिजन में मच लेस हो, काफी कम हो, तब ये रिजल्ट होगा। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज एग्जांपल, ताकि हम जो भी अभी तक अंडरस्टैंड किए हैं उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ये है प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एज एग्जांपल हम ले रहे हैं इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। प्रॉब्लम है टू स्मॉल सर्कुलर लूप्स C1 and C2 carrying equal currents I are placed with geometrical axes perpendicular to each other as shown in the figure. Find the net magnetic field with direction at P. यानी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दो छोटे त्रिज्या के लूप C1 और C2 समान धारावाही चालक के अक्ष एक दूसरे के साथ P पर लंबवत हैं। P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र दिशा के साथ ज्ञात करें। डायग्राम यहाँ है और हम यहाँ पर देख सकते हैं C1 यहाँ और C2 यहाँ है। ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट I ले जाने वाला। इसकी रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वो R है, सेंटर O1 है। यहाँ पर सेकेंड लूप है C2 और इससे भी करंट पास कर रहा है I और इसका भी रेडियस R है, इसका सेंटर O2 है। ये दोनों इस तरह से रखे गए हैं कि इनका एक्सिस इस तरह से है, यहाँ पर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये राइट वार्ड है एक्सिस और इसका एक्सिस जो है वो अपवार्ड है। बोर्ड के प्लेन में ये एक्सिस राइट वार्ड और ये एक्सिस अपवार्ड। इसके माने ये हुआ कि ये जो लूप है ये परपेंडिकुलरली इस तरह से है कि इसका कुछ पोर्शन बोर्ड के प्लेन से बाहर और कुछ पोर्शन, रिमेनिंग हाफ पोर्शन, बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। और इसमें भी वही बात है, इसका हाफ पोर्शन जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड है, बाहर है, और हाफ पोर्शन जो है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। दोनों में इस तरह से है कि ये लूप जो है वो वर्टिकल है और ये जो लूप है इसका प्लेन ये हॉरिजॉन्टल है, ये समझ लीजिए। तो इसमें ये एक्सिस राइटवार्ड आ रहा है और इसमें ये एक्सिस अपवार्ड जा रहा है बोर्ड के प्लेन में। पॉइंट P पर दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं और नेचुरली यहाँ पर जो कह रहा है कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो ये ऑब्वियस है हमारे लिए कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर P पर कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है विद डायरेक्शन, हमें यही फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को जो जस्ट अभी हमने इससे पहले डिराइव किया था। यहाँ पर क्लियर है कि टू स्मॉल सर्कुलर लूप्स हैं C1 और C2, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्मॉल लूप है तो रेडियस स्मॉल होगा। और किसके सेंस में? ये जो डिस्टेंस x देख रहे हैं P का इसके सेंटर से और P का इसके सेंटर से, दोनों का डिस्टेंस x ही है यहाँ पर, तो इस x डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये रेडियस जो है वो स्मॉल है। अगर स्मॉल है तो हमें रिमार्क्स में जो हमने अभी अभी कंसीडर किया है उस पर हमें चलना चाहिए, तो हम उसी पर चलेंगे और फिर इसकी वजह से यहाँ P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा वो हम निकाल लें और इसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम फाइंड आउट कर लें और फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और किस डायरेक्शन में होता है। लेट्स प्रोसीड। इन केस ऑफ ए स्मॉल लूप, यानी छोटे लूप की स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन मिला था वो एक्सप्रेशन यही था, V इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब। हम इसे यूज करेंगे इस लूप के लिए भी और इस लूप के लिए भी। इस रिजल्ट को हम कॉइल C1 और कॉइल C2 दोनों के लिए हम यूज करते हैं।
जब हम C1 के लिए यूज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है P पर वो हम B1 से एक्सप्रेस कर रहे हैं। B1 इक्वल टू ट्वाइस म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब। डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट वर्ड, बाईं ओर। यहाँ पर बाईं ओर का मतलब ये हुआ P से O1 की तरफ। और C2 के लिए जब हम यूज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो इतना हो रहा है 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन दे रहे हैं डाउनवर्ड, नीचे की ओर। दोनों डायरेक्शन को हम यहाँ पर जस्टिफाई कर लें। इससे पहले कि आगे प्रोसीड करें हम यहाँ पर जस्टिफाई कर लें। जो कॉइल C1 है यानी कि जो लूप C1 है उसमें करंट जो पास कर रहा है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज पास कर रहा है। तो क्लॉकवाइज पास कर रहा है तो इसमें हमने क्या कहा था, अगर क्लॉकवाइज पास कर रहा है तो इसका ये पोर्शन वोट के प्लेन के परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। तो करंट जब पास करेगा तो हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं। तो इससे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉइल पर इस फिंगर को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये थंब हमें दे देगा। तो जब हमें थंब दे देगा तो यही फिंगर्स ना है जो कॉइल का पोर्शन से करंट पास करता हुआ दिखला रहा है, तो ये थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये डायरेक्शन जो है ये यहाँ P पर लेफ्ट वार्ड शो कर रहा है, तो इसलिए ये जस्टिफाई हुआ। अब आइए इस C2 के केस में B2 के लिए। इस कॉइल C2 को देखें तो ये जो डार्क लाइन है ये बाहर की तरफ पोर्शन को शो कर रहा है और ये जो डैश लाइन है वो बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ को शो कर रहा है। तो इसको हम इस हाथ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका ये जो पोर्शन हम बाहर की तरफ देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हम बाहर की तरफ देखें और ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं वो आप अंदर की तरफ देखें। तो ऐसे केस में इस कॉइल का जो बाउंड्री लाइन हम देख रहे हैं उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं तो इसमें करंट ऐसे आ रहा है इसलिए करंट ऐसे ही पास करता हुआ हम समझेंगे, ऐसे जाता हुआ ऐसे आता हुआ। तो इस केस में अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें चेक करना हो तो हम किस तरह से चेक करेंगे? तो इस फिंगर को हम इस कॉइल पर करंट के डायरेक्शन में फिक्स करेंगे ऐसे। तो ऐसे अगर फिक्स करेंगे तो ये फिंगर जो हुआ करंट के डायरेक्शन में सेट हो गया। तो ये जो थंब होगा वो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो P पर होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्शन भी समझ गए और मैग्नीट्यूड भी देख लिए। अब इस P पॉइंट पर हम B1 और B2 दोनों को ही हम यहाँ पर एरो दे करके एक्सप्रेस कर देते हैं। पॉइंट P पर B1 जो लेफ्ट वार्ड हमने यहाँ पर मेंशन किया है उसको हम इस तरह से दिखला रहे हैं और B2 जो यहाँ पर हमने डाउनवर्ड मेंशन किया है, देखा है, जस्टिफाई किया है, तो उसको हम यहाँ पर दिखला रहे हैं। अब पॉइंट P पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1 और B2 दो डायरेक्शन के साथ, लेफ्ट वार्ड और डाउनवर्ड। तो एक ही पॉइंट पर अगर दो मैग्नेटिक फील्ड हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा ये हमें वेक्टर सम से मिल जाएगा। वेक्टर सम में यहाँ पर हम देख रहे हैं P पॉइंट पर B1 और B2 के लिए एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तब तो डायरेक्टली हमें इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट से मिल जाएगा। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में फिर डायरेक्शन पर डिस्कस करते हैं। B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हम करते हैं और B1 का वैल्यू यहाँ से और B2 का वैल्यू यहाँ से हम लेते हैं और पुटअप करते हैं। चूंकि यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ पर स्पेस इरेज करके बनाते हैं और उसके बाद उसी को हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। इस रिजल्ट से B1 और B2 दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुटअप किया गया 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब टू द होल स्क्वायर, और यही यहाँ भी इन दोनों का सेम क्वांटिटी होने की वजह से डायरेक्टली हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। दोनों को ऐड करने से हमें 2 टाइम्स ये सेम क्वांटिटी मिल जाता है 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इस स्क्वायर रूट की वजह से इसका स्क्वायर तो रिमूव हो जाएगा, रह जाएगा ये 2, ओनली 2 जो रहेगा वो अंडर रूट रह जाएगा। तो इससे हम B का रिजल्ट जो पाते हैं वो ये पाते हैं 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब टाइम्स रूट 2। इसको फर्दर हम अगर अरेंज करके लिखें तो 2 रूट 2 बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब। तो इसे रीअरेंज करने के बाद जो हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पाते हैं वो ये पाते हैं 2 रूट 2 बाई 4 पाई टाइम्स IA बाई एक्स क्यूब। अब या तो हम इसे आंसर कर दें या फिर हम इस फॉर्म में लाकर आंसर करें, देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है,
इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन किधर है? अब डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वंस अगेन हम इस डायग्राम पे आते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक हम छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को वंस अगेन हमने रीड्रॉ किया है। तो पॉइंट P पर जो B1 हम देख रहे हैं लेफ्टवार्ड और B2 देख रहे हैं डाउनवार्ड, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये तो पहले से भी ऑब्वियस है, यहाँ पर भी दिखला देते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम को तैयार करने पर जो बनेगा वो डायगोनल, ये डायगोनल इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब रहा सवाल हमारा डायरेक्शन का। तो ये डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर अल्फा शो कर रहे हैं। डायरेक्शन जो बी का होगा वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ भी हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस वर्टिकल लाइन के साथ भी शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हैं ये B1 को बेस मान करके, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर बताएंगे tan अल्फा इक्वल टू B2 बाई B1। P बाई B होता है tan थीटा। तो इस एंगल के लिए P ये हो गया और B ये हो गया। इसका वैल्यू जो P हो रहा है, इसका वैल्यू वही होगा जो इस B2 का है, और इसका वैल्यू तो खैर B1 है ही है। तो यहाँ पर वो मेंशन करने के बाद अब हम B2 और B1 दोनों का वैल्यू को हम मेंशन करेंगे वंस अगेन। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है ये B1 के लिए हमने जो रिप्लेस किया है और ये B2 के लिए जो रिप्लेस किया है, दोनों तो सेम टू सेम है। अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो बाई करने पर इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 1। इन दोनों का वैल्यू 1 आएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि tan में, चूंकि tan में ही अल्फा है, tan में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है? ऑफ कोर्स वो पाई बाई 4 के लिए होता है या 45 डिग्री के लिए होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan पाई बाई 4। तो इसलिए अल्फा इक्वल टू होगा पाई बाई 4। तो ये पाई बाई 4। इस डायरेक्शन को क्लियर कर लेने के बाद हमारा ये जो प्रॉब्लम है जिसे हमने टेकअप किया था अंडरस्टैंड करने के लिए, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अब हम समझ गए कि बायो सावर्ट लॉ पर बेस्ड, एप्लीकेशन नंबर 3 पर बेस्ड अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो हम उसे किस तरह से वर्कआउट करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो अब इसके साथ ही आज का क्लास हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आपके लिए आज का क्लास यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस कर सकें और खुद को इम्प्रूव कर सकें। अगर कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए मुझे फीडबैक दीजिए। आने वाले किसी न किसी वीडियो क्लास में जहां कहीं भी पॉसिबल हुआ वहां पर मैं उसे क्लियर करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो क्लास हम कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो क्लास में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।